वाले हैं वो आपका घटना चक्र का केमिस्ट्री वाला यानी रसायन के चैप्टर होगा। और ये आपका जो है वो रसायन और भौतिक परिवर्तन और विलयन का जो है डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी डिटेल है उसको देखते हैं। यहाँ पे नोट्स में क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि कुछ परिवर्तन जिनके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, उसके इसके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन हैं जिनके दौरान क्या होता है कि नए पदार्थ बनते हैं, कुछ में नहीं बनते, कुछ में बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसके आधार पे है वो क्या बोला जा रहा है कि नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं, हम सभी परिवर्तनों को दो समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर बनते हैं और नहीं बनते हैं तो दोनों को किस रूप में हम लोग दो भागों में समूहों में डिवाइड करेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जब नए पदार्थ नहीं बनते तो भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या शामिल पदार्थों में जो है उनकी आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता, वे कुछ भौतिक प्रक्रमों द्वारा कुछ मूल रूप से आसानी से पुरानी स्थिति में क्या होता है कि लौट आता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे डिटेल में दिया जा रहा है कि इसका अर्थ है कि भौतिक परिवर्तनों की आसानी से उत्क्रमित या उल्टा किया जा सकता है, यानी फिर वो मतलब पैटर्न फिर से अपने रियल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे भौतिक अवस्था, आकार और बाह्य आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के कुछ सामान्य उदाहरण है, जैसे आपका बर्फ का गलन यानी जल बनना, जल का हिमीकरण यानी बर्फ बनना, जल का क्वथन यानी भाप बनना, और भाप का घनन या फिर द्रवन यानी जल बनना, विलयन बनाना। उसके अलावा विद्युत बल्ब का चमकना और कांच के विकास, गिलास का टूटना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है वह गलकर जल बनता है। ठीक है, यद्यपि क्या हो रहा है कि बर्फ़ और जल जो है विभिन्न दिखाई देते हैं, ये दोनों जल के अणुओं के बने होते हैं। बर्फ़ के गलन के दौरान नए रासायनिक पदार्थ नहीं बनते, इसलिए बर्फ़ के गलन से क्या होता है कि जल का बनना एक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जब जल को गर्म किया जाता है तो वह क्वथन जो कर होता है यानी जो क्वथन दर होता है यानी उबल कर के जो होता है भाप बनाता है। उसके बाद भाप और जल विभिन्न दिखाई देते हैं, ये दोनों जलों के अणुओं के बने होते हैं। जल के क्वथन के दौरान क्या होता है कि कोई रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए जल के क्वथन से भाप का जो है बनना एक भौतिक परिवर्तन। जब भाप को ठंडा किया जाता है वह संघनित यानी द्रवित होकर के जल बनाती है। ठीक है, भाप के संघनन यानी द्रवण से क्या होता है कि जल का बनना भी एक भौतिक क्या है, तो आपका परिवर्तन दर्शाता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जिन्हें मूल पदार्थ में उत्क्रमित किया जा सकता है। बर्फ़ के गलन से क्या होता है, उदाहरण के रूप में देखते हैं तो बर्फ़ के गलन से जल का जो बनना है एक अस्थायी जो होता है परिवर्तन होता है। जल के शीतलन द्वारा मूल पदार्थ बर्फ में हम इस परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को देखिए। रासायनिक परिवर्तन में बोला जा रहा है कि अगर बात किया जाए तो ये परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में शामिल पदार्थों में उनका व्यष्टित्व यानी आइडेंटिटी परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन में वे पूर्णतः नए पदार्थों में क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्राय उनके मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जैसे कागज़ जल जाता है तो फिर तो कागज़ वो नहीं बनता ना, तो वही बोला जा रहा है। इसका अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन प्राय क्या होता है, उत्कर्मणीय होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल होता है, यानी फिर से वो मूल जो रूप में वो नहीं आ पाता। जैसे रासायनिक परिवर्तनों के अगर कुछ सामान्य उदाहरण देखें तो देखिए मैग्नीशियम तार का जलना, कागज़ का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना और भोजन का पकना। ऐसा तो नहीं है कि चपाती हमने बना ली है तो फिर वो आटा बन जाए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से कागज़ के टुकड़े को उबालते हैं, यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से क्या होता है कागज़ के टुकड़े को उबालते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धुआं, राख और क्या होते उत्पन्न
होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि यदि हम जो है वो जलती हुई माचिस की तीली से क्या करेंगे, कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं, तो क्या होगा कि नए पदार्थ यानी आपका CO2 भी बनेगा, जलवाष्प भी बनेगा, धुआं भी होगा, राख उत्पन्न होंगे। तो ये क्या होगा, कागज़ का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो रासायनिक परिवर्तन एक क्या है, तो स्थायी परिवर्तन है जो प्राय अनुत्क्रमणीय होते हैं। कागज का एक जलना एक अस्थायी परिवर्तन होता है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि कागज के दहन उत्पादों को क्या है, उत्पादों को संयोग करके हम एक बार जो है फिर मूल कागज नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों को। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, कोई नए पदार्थ नहीं बनता, जबकि आपको नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, लेकिन रासायनिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। और भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय है और ये रासायनिक परिवर्तन प्राय अनुत्क्रमणीय है, ठीक है, यानी ये चेंज नहीं होता पहले की तरह। भौतिक परिवर्तन में प्राय जो होते हैं अत्यंत जो होते हैं अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है, और रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या फिर ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं बनते हैं, ठीक है, पदार्थ नहीं परिवर्तित होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये आप डिटेल से देख सकते हो। यहाँ पे विलयन को देख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है डिटेल में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं, वो आपका विलयन यानी होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल में थोड़ी चीनी डाल के उसे हिलाने पर चीनी जल में असदृश हो जाती है और आपका क्या बोला जा रहा है कि अर्थात विलीन हो जाती है तथा चीनी और आपका जो जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल और अमोनिया जो है वो समांग मिश्रण विलयन है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल या फिर अमोनिया के समांग मिश्रण विलयन होते हैं। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण जो होते हैं समान होते हैं और उसके प्रत्येक भाग विलयन के घटकों के रासायनिक गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विलयन बनने से जो है वो साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। विलायक और विलय को देख लेते हैं। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो क्या होते हैं, तो देखिए विलयन के जिस घटक को मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। और दूसरे घटकों को देखा जाए तो विलीन जिसको डिजॉल्व कहते हैं हुए पदार्थ को क्या कर देते हैं, विलय कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक और चीनी क्या होता है, विलय है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो विलयन क्यों जो है वो भौतिक अवस्था जो होती है वो ठोस, द्रव एवं गैस होती है। विलयन की जो भौतिक फिजिकल जो फीचर होता है, कंडीशन होता है, वो क्या होते हैं, तो ठोस भी होता है, द्रव्य भी होता है और गैस भी होता है। जैसे जल में नमक, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव्य विलयन है, उसी तरह वायु एक गैसीय विलयन है, ठीक है। कई जो मिश्र धातुएं ठोस विलयन है, जैसे आपके वायु का एक गैसीय विलयन है, उसके अलावा कई मिश्र धातुएं ठोस विलयन है, जैसे पीतल, उसके अलावा कॉपर हो गया आपका 70%, जिंक जो हो गया 30%, धातुआ ठोस विलयन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, ठोस, द्रव और गैसीय विलयन में जो है द्रव विलयन प्रमुख है, साधारण विलयन, द्रव विलयन होते हैं, ठीक है। साधारण विलयन क्या होते हैं, द्रव विलयन होते हैं। तनु विलयन को देख लीजिए, डिल्यूट सॉल्यूशन हो क्या होते हैं, तो जिस विलयन में क्या होता है, विलय की सांद्रता कम होती है उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। विलय में विलय की सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो देखिए संतृप्त विलयन जो होता है वो क्या होता है, तो ये किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में जो है थोड़ी चीनी डाल करके उसे हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है। थोड़ी थोड़ी क्या होता है मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में जो है एक छोटी अवस्था आ जाती है। जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगती है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाती है, ठीक है।
यहाँ देखिए विलेयता क्या होता है, तो विलेयता क्या होता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कराने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, किसी विलायक में जो क्या होता है कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को विलेयता निश्चित और स्थिर होती है। ठीक है, यानी किसी विलायक में क्या होता है कि निश्चित ताप पर जो है किसी पदार्थ की विलायता निश्चित और स्थिर होती है। विलायता क्या होती है कि विलायता विलयन के ताप, विलय और विलायक की प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, अल्प विलय लवणों की विलायता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। परासरण को देख लेते हैं। परासरण क्या होता है, तो परासरण जो होता है आपका क्या होता है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्लियों में जो होकर शुद्ध विलायक से जो है वो विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का जो अर्धपारगम झिल्ली से होकर के शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से शांत विलयन की स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अर्धपारगम झिल्लियाँ क्या होती है, तो वे झिल्लियाँ जो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर के आर पार जाने देती है, उसे क्या कहते हैं, विलय के अणुओं को नहीं अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती है। ठीक है, परंतु आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वे अर्धपारगम झिल्लियाँ क्या होती है, वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती है, परंतु विलय के अणुओं को नहीं जाने देती है। समझ लीजिए, तो ये क्या होती है, पारगम झिल्लियाँ कहलाती है। चलिए डिटेल में हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अगर बात किया जाए तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो चीनी पानी में चीनी का घुलना क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ये आपका अस्थायी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। अगर आप उसको थोड़ा देर के बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा कि फिर वो आपको पुनः प्रवर्तित रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, तो भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं क्या होता है, उत्क्रमणीय होती है। और पानी में जो है वो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा पानी को पुनः क्या किया जा सकता है, चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल का वाष्प में बदलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन वह कारक होता है जिसमें क्या होता है कि वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा देने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना क्या है, तो ये क्या होता है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिनमें क्या होता है, जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अपने पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए संचारण के उदाहरण को देख लेते हैं। तो संचारण के उदाहरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका उपयुक्त तीनों हो गए। संचारण मतलब के उदाहरण देखिए, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, यानी 4 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का शनैः क्षय होना संचारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, उसके अलावा तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना जो है संचारण के उदाहरण है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण बताइए। तो बर्फ का गलना हो गया, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कलर या फिर दूध का अस्कंदन, कौन सा जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, तो ये सिर्फ दूध का
आस्कंदन जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उदरपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अवाष्पन भी भौतिक परिवर्तन के आपके अंतर्गत आता है। दूध का अस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के क्या है, तो आपके उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखते हैं कथन और कारण को। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और धूर्त हो जाती है। तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कथन और कार्य ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है कि जब उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और जो होती है वो धूत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही है। उच्चतर तापमान पे आणविक गति क्या हो जाती है, तो तीव्र हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की गति प्रतिकारकों के सांद्रण, ताप, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्यतः प्रतिकारकों का ताप जितना अधिक होता है उनकी प्रतिक्रिया उतनी ही क्या होती है, तो तीव्र होती है। ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल क्या बोला जा रहा है। तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा के रूप में जो है वो आपका उत्पन्न होती है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। जल अपघटन में क्या होता है कि वह जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर सहयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती है, निकलती है। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। तो पॉस्चराइजेशन जो प्रक्रिया है तो किसका है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो आपका 8 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो पॉस्चरीकरण क्या होता है, द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। ठीक है, इस विधि की खोज जो है लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे उसका जो है पॉस्चरीकरण पड़ा है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे जो है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पॉस्चरीकरण में क्या होता है कि प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए पौष्टिकरण संबंधित है तो दूध के निर्जर्मीकरण से आपका जो है वो संबंधित है पौष्टिकरण। यहाँ पे देखिए पौष्टिकरण या पास्तुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जर्मीकरण करके क्या होता है कि उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पौष्टिकरण की क्रिया में क्या होता है कि दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 85 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, अतः इसे पॉस्चरीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो अलवणीकरण समुद्री जल हो गया, प्रतिलोम प्रसरण पेयजल हो गया, विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन हो गया, पॉस्चरीकरण क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, चाय नहीं होता। तो ये आपका डी सही होता है। तो आपका दूध होता है ना। तो देखिए क्या है, पौष्टिकरण एक क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध का निर्जमीकरण यानी रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना करके उसकी भंडारण क्षमता में क्या करते सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। तो जलीय विलयन का जो क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलयन से अधिक होता है, बिल्कुल सही। किसी क्वथनांक में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। तो क्या है, किसी विलयन में विलय के योग से उसका जल विभव बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 11 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। डिटेल में भी देख सकते हैं।
क्या बोला जा रहा है कि जल में किसी विलय या अन्य घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलय जो है अणु जल के वाष्पन की दर को क्या करता है, कम करता है। इससे क्या होता है, विलयन में जल का जो है वाष्प दाब शुद्ध जल से जो है, इसमें क्या होता है कि विलयन में जल का जो वाष्प है दाब जो है वो क्या होता है, शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ठीक है, प्रसरण दाब जो होता है विलयन पर बाह्य दबाव के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। ठीक है, और ACD के कथन सही हैं। ठीक है, क्या होता है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि कम हो जाता है और अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। तो आपका 13 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई पर क्या होता है कि जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अतः जो है जल का क्वथनांक घट जाता है और जल जो है कम ताप पर ही उबलने लगता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। यहाँ देखिए कथन और कारण आपका दिया हो, तो बर्फ़ और नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो कारण है वो तो क्या है, तो नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सही पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका क्या है, तो ए सही है और आर क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो अपद्रव्य को मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि गलनांक सामान्यतः क्या होता है, कम होता है। क्वथनांक क्या होता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक कम होता है। उसके अलावा 0 डिग्री जो सेल्सियस पे क्या होता है कि पिघलती बर्फ़ में यदि कुछ नमक, सोडा इत्यादि मिलाते हैं तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके क्या हो जाता है, 22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। किरका बर्फ़ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को ही मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, ए जो है सही है जबकि आर क्या है, तो आपका गलत है। कोहरे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो गैस में द्रव जो होता है कोहरे में जो है, तो कोहरे में जो निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, गैस में द्रव हो गया, 15 का 1 हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदु के रूप में होता है, जो धरातल की दृश्यता को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है तथा हवा जो होती है ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का क्या होता है, संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित क्या होता है, संघनित जल की बूंदें जो होती हैं हल्की होने के कारण हवा में ही लटकती रहती है और हवा के साथ जो क्या होता है, स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलेगी, तो इसका घनत्व आयतन जो होता है वो नहीं बदलता है। तो ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो क्या होता है कि चीनी पानी में घुली रहेगी तथा इसमें और चीनी घुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि विलयन क्या होता है, असंतृप्त है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि विलयन की सांद्रता एवं घनत्व क्या होता है, बढ़ जाती है, परंतु आयतन नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल के तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही पूछ रहा है, तो ये क्या आंसर डी हो जाएगा। ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है। ठीक है, तो ये ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, यानी दोनों क्या है, तो देख लेते हैं। डी आंसर सही हो गया।
पारस्परम के प्रकार में किसी भी विलायक में प्रवाह या प्रसरण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाता है। ठीक है, प्रतिलोम पारस्परम में क्या होता है, तो आपका जो है बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर जो होता है बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो ये क्या होता है, तो ठोस अशुद्धियों के जो होते हैं शुद्धिकरण के लिए कौन सी जो प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो ये आसवन प्रक्रिया जो है वो उपयोगी नहीं है, यानी 18 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आसवन की प्रक्रिया का उपयोग जो होता है प्राय तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, जबकि उदरपातन एवं क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग होता है, तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में होता है। 19 का डी हो गया। उसी की तरह से देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जाता है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया उदरपातन होता है। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे क्या होते हैं कि द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी वो मतलब द्रव नहीं बनते हैं, डायरेक्ट वो ठोस से आपका वाष्प में बदल जाता है और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ऐसी पदार्थ को पातज तथा इस प्रक्रिया को उदरपातन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के नमूनों को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद जो है वो गायब हो जाता है। जैसे आपका क्या है, तो कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ हो गया। उसके अलावा ये परिघटना क्या कहलाती है, तो ये आपका उदरपातन कहलाता है। आपका ए आंसर बिल्कुल सही। देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अथवा वाष्प बिना तरल अवस्था में आए ही सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, उदरपातन कहलाता है। ऐसी पदार्थों को उदरपातन पदार्थ कहा जाता है। जैसे आपका कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क जो होते हैं। शुष्क क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि शुष्क यहाँ पे पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो हमने ये तो देख लिया कि उदरपातन किसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो ये उदरपातन के विधि द्वारा रेत होता है और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका देखिए नेफ्थलीन उदरपातन का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके अलावा अतः क्या होता है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को उदरपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है। ये नेफ्थलीन क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इससे रेत बच जाता है लास्ट में। ठीक है, आपका जो है वो उदरपातन वह प्रक्रिया होता है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में से क्या होता है कि वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था जो ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन क्या होता है, उदरपातन होता है। तो आपका 23 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मिलान करना है। आपका सूची 1 से उपचयनांक है और तत्व है, तो आपको मिलाना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए इसका क्या है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको दूर कर देती हूँ सारा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए हम डिटेल में इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको जितना है वो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं करा ही देती हूँ। ठीक है, ऊपर क्या है आपका, चलिए बी का आंसर क्या हो गया, तो बी का हो गया आपका, बी का 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बी को 3 लगाएंगे। सॉरी
एक सेकेंड रुकिएगा। ए का क्या हो गया, तो ए का 3 हो गया, ठीक है। यानी आपका CaO ए का उपचयनांक हो गया, यानी कहने का 2 क्या होता है, तो 2 जो होता है वो आपका होता है CaO, और आपका CaO में क्या होता है, Ca का उपचयनांक, ठीक है। तो ये ए का 3 हो गया। बी क्या है, तो बी में क्या है, तो देखिए बी जो होता है 3 किसका होता है, Na आपका AlH4 में Al क्या होता है, उपचयनांक होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या हो गया, तो बी का 4 हो गया। और सी देखिए, सी में क्या है, तो सी जो होता है वो 4 हो गया, तो 4 में क्या है, तो H2SO4 में S का क्या होता है, उपचयनांक हो गया। तो उपचयनांक आपका हो गया, तो आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या है, 1 है, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो हो जाएगा ये हमारा ये हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। ये इसलिए नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि दूर दूर फॉन्ट है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। और डी का क्या हो जाएगा, तो डी जो है आपका, तो इस तरह से सी का 1 हो गया, और आपका डी का क्या हो जाएगा, तो डी यानी डी का कितना, तो सी है, तो सी में क्या होगा, तो आपका ये हो जाएगा 2। H2SO4 में S जो है वो उपचयनांक हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 4 किसका होता है, तो 4 होता है आपका जो होते हैं वो MnO2 में जो होता है Mn उपचयनांक होता है, तो सी का आपका 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते, देख सकते हैं ये आपको डिटेल में, ठीक है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक का खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।